नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जिसने भी सुना वो भी स्तंभ रह गया, अचंभित रह गया कि आखिरकार एक ऐसी अभिनेत्री जो उभरते हुए चेहरे के साथ, उभरती हुई प्रतिभा के साथ पूरे देश के हर नौजवान की जगह पे उसका नाम रहता था। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत एक अभिनेत्री जिसका अंत होता है वो भी छत से गिरने के बाद। सुबह सुबह अखबारों की हेडलाइनों में यही होता है कि अखबार की हर हेडलाइन में यही चर्चा थी कि आखिर दिव्या भारती की मृत्यु कैसे हुई। वो शराब के नशे में से 5वीं मंजिल से अपने प्लॉट से नीचे गिर गई या किसी ने गिरा दिया गया, ये उलझी हुई गुत्थी है। और बताते हैं आखिर किस तरह से उसकी मृत्यु हुई और कैसे हुई मृत्यु। एक थी दिव्या भारती के नाम से एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का प्रयास हम अपने इस कहानी के माध्यम से करेंगे और सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि दिव्या भारती एक उभरते हुए चेहरे को किस तरह से मृत्यु मिली। कई तरह की बातें सामने आई। सब कहते थे कि दिव्या भारती के पति साजिद नायडावाला और अंडरवर्ल्ड की ये मिली भगत थी, उन्होंने दिव्या भारती की मौत करवाई है या उसको इस हाल तक पहुंचाया है। सुनाते हैं विस्तार से ये कहानी। दिव्या भारती का जन्म 1974 को मुंबई में हुआ था। दिव्या भारती के पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम गीता भारती था। उन्हीं की पुत्री थी। दिव्या भारती एक कमाल की अभिनेत्री थी जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही हॉलीवुड की टॉप हीरोइनों को पछाड़ दिया था। अपनी खूबसूरती की वजह से वो हॉलीवुड पर राज करने लगी थी। बचपन में तो दिव्या भारती को पहचानने में लोगों से भूल हो जाती थी। वो लोग सोचते थे ये एक शायद गुड़िया है, लेकिन असल में वो एक लड़की थी। शुरुआती दिनों में उसने कम उम्र में ही मॉडलिंग में अपना कदम रख दिया था। मॉडलिंग की दुनिया से शुरुआत करके वो बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम, मॉडलिंग के जरिए लोगों तक अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती की भारती पे नज़र गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति की उन पे नज़र पड़ी। वो चाहते थे उनके साथ एक फिल्म करना, लेकिन किसी तरह से डील नहीं हो पाई। उसके बाद भी 2 प्रोड्यूसर और चाहते थे दिव्या भारती को अपनी फिल्मों में लेना, लेकिन वो किसी कारणवश उनको फिल्मों में नहीं ले पाए। उसके बाद दिव्या भारती ने साउथ फिल्मों की तरफ रुख किया और साउथ में उन्होंने पहली फिल्म 1990 में साइन की और साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश के साथ उन्होंने पहली फिल्म की, जो पहली तेलुगु फिल्म थी दिव्या भारती की। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन दिव्या भारती को इसमें चर्चा में ला दिया। उसके बाद साउथ की लगातार एक के बाद एक फिल्में उनके पास लाइन लगने लगी। साउथ की एक बार में कई फिल्में साइन की और काफ़ी सफल अभिनेत्रियों में से उनको जाने जाने लगा। उसके बाद उनको हॉलीवुड की तरफ से भी ऑफर आने लगे और फाइनली एक दिन ऐसा आ जाता है जिससे उसको हिंदी फिल्म भी साइन करने के लिए मिल जाती है। उनकी सबसे पहली फिल्म थी विश्व आत्मा, जो 1992 में सोनी देओल के अपोजिट साइन की उन्होंने। ये फिल्म तो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन दिव्या भारती को हिंदी फिल्म जगत में पहचान बनाने का अच्छा सुनहरा मौका मिला। उसके बाद प्रोड्यूसरों की साइन करवाने के लिए लाइन सी लग गई। दिव्या भारती एक के बाद एक फिल्म साइन करती रही और बुलंदियों को छूती रही। उसकी बुलंदी इतनी थी कि 3 साल के फिल्मी करियर में वो सब टॉप की हीरोइनों को पछाड़ चुकी थी। अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी दमदार अदाकारी की वजह से वो बॉलीवुड पर राज करने लगी और हर अभिनेता और हर प्रोड्यूसर उसको साइन करवाना चाहता था, अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। इस तरह का कमाल का व्यक्तित्व और कमाल का अभिनय करती थी दिव्या भारती। उसके बाद दिव्या भारती की लाइफ बदलने लगी। उसकी निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव आने लगा। उसकी सबसे हिंदी पहली सुपरहिट फिल्म 16 और शबनम गोविंदा के साथ की। उसके बाद ही गोविंदा ने उसकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नायडावाला से करवाई। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। साजिद नायडावाला से मुलाकात में उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी और दुनिया की नज़रों से बचकर बेहद ही गुपचुप तरीके से पहले दिव्या भारती से दिव्या सना नायडावाला बन गई और फिर 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नायडावाला के साथ शादी कर ली। और इस शादी को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया, क्योंकि उस टाइम एक 19 का एक दौर था जिसमें यह पता लगता था कि इस अभिनेत्री की शादी होगी तो उसको फिल्में ऑफर होना बंद हो जाती थी और धीरे धीरे उसकी फैन फॉलोइंग भी कम होने लगती थी। इसी के लिए उन्होंने शादी को छुपा कर रखा और उस समय दिव्या भारती का फिल्मी कैरियर जो पूरी उड़ान पे था,
इसीलिए उन्होंने इस शादी को सीक्रेट रखने का फैसला किया ताकि उनका फिल्मी कैरियर प्रभावित ना हो। इसीलिए इस बात को छुपा कर रखा गया लोगों की नज़रों से कि इनकी शादी आपस में हो चुकी है। उसके बाद साजिद नायडावाल ने एक तुलसी अपार्टमेंट में मुंबई के वर्सोवा में एक फ्लैट किराए पे लिया और उसी में वो दोनों लोग रहने लगे और ये फ्लैट 5वें मंजिल पे मौजूद था। इसी फ्लैट में दिव्या भारती रहा करती थी, लेकिन दिव्या भारती रहती तो बम्बई में थी, लेकिन उसने उन्हें अपने काम के लिए बार बार बम्बई से बाहर जाना पड़ता था। इसी के चलते वो एक बार हैदराबाद गई। हैदराबाद में काम निपटाने के बाद अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन अचानक उनका प्लान बदल जाता है और वो सारे काम को निपटा के अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने वाले सभी काम को पोस्टपोन करके अचानक इसे मुंबई आ जाती है। उस समय तक दिव्या भारती सुपरस्टार बन चुकी थी, सुपरस्टार की पहचान मिल चुकी थी दिव्या भारती को और बहुत सारे पैसे भी आ गए थे। दिव्या भारती के पास अपना खुद का कोई मकान नहीं था। इसी कसक को पूरा करने के लिए वो दिल्ली के बम्बई के एक बेहद ही पॉश इलाके में एक मकान देखती है। उस मकान को देखने के बाद उसको पसंद आ जाता है, उसकी वो डील फाइनल कर देती है। इस डील के बाद दिव्या भारती बेहद खुश थी और वो अपनी इस खुशी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना चाहती है और वो अपने छोटे भाई कुणाल भारती को भी इस खुशी में शामिल होने के लिए बुलाती है और उसको बुलावा भेजा जाता है। वो अपने एक दोस्त नीता और उसके पति दोनों को भी इनवाइट करती है। फिर रात को 9 बजे नीता भी उसके पास दिव्या भारती से मिलने लोग आ जाते हैं। नीता जो होती है वो दिव्या भारती की कॉस्ट्यूम डिजाइनर रहती है। ये सभी जब इकट्ठे होते तो आपस में बातचीत करते हैं और ये तीनों घर में ही मौजूद रहते हुए शराब भी पीते हैं। शाम को नीता और दिव्या के अलावा इस घर में एक व्यक्ति और मौजूद था और वो थी बचपन से दिव्या भारती की देखरेख करने वाली नौकरानी अमृता कुमारी। ये शराब पार्टी का दौर काफ़ी लंबा चलता है, रात को 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। और जो इनकी नौकरानी होती है वो रसोई में इनकी मनपसंद व्यंजन बनाने में व्यस्त रहती है, लेकिन तब तक उसके पति वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, साजिद नायडा वाला। और उनका भाई जो उनके साथ उस पार्टी में शामिल था वो भी कोई ज़रूरी काम बता करके वहाँ से निकल जाता है देर रात 11:30 बजे करीब। इसी सब के बीच दिव्या भारती हॉल में आती है जहाँ पर उसकी दोस्त लीला और उसके पति दोनों वहाँ बैठे हुए थे और दिव्या भारती शराब उठा करके अपने गिलास में डालती है और टीवी को ऑन करके वहीं बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद वो खड़ी होती है और बालकोनी की तरफ बढ़ने लगती है। वो बालकोनी की तरफ आ जाती है और वहीं से ही अपने दोस्त से बात करने लगती है। धीरे धीरे बात करते करते वो अचानक नीचे देखती है। नीचे देख के कुछ लोगों से बोलने का प्रयास करती है और जैसे ही वो गर्दन को बाहर निकालती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बैलेंस बिगड़ने के बाद वो 5वीं मंजिल से सीधे ज़मीन पर आकर गिरती है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरती है तो जो उनकी दोस्त होती है वो तेज से चिल्लाती है और दोनों उठ करके पति पत्नी नीचे की तरफ भागते हैं। उनकी नौकरानी को भी समझ में नहीं आता आखिर ये अचानक कैसे क्या हो गया और वो भी अपनी रसोई से बाहर निकल कर आकर देखती है तो दिव्या भारती नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। इस चीख पुकार को सुन के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग नीचे की तरफ भाग के आते हैं और वहाँ देखते हैं कि दिव्या भारती खून से लथपथ ज़मीन पे पड़ी हुई है, लेकिन उसके शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन सांसें उसकी चलती रहती है। लेकिन उसके दोस्त के पति जो होते हैं डॉक्टर श्याम लुल्ला, वो लोगों की मदद से उसको उठा करके और सीधा नज़दीक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसके बाद उसकी दोस्त जो नीता होती है वो उसकी नौकरानी को साथ लेकर के थोड़ी दूर में रहने वाले दिव्या भारती के माता पिता के पास उसको ये बताने चली जाती है कि दिव्या छत के ऊपर से नीचे गिर गई है। और दिव्या भारती जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टरों की टीम द्वारा उसकी जांच की जाती है और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। एक 19 साल की शानदार अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है। लेकिन जिस टाइम तक टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी कि दिव्या की मृत्यु के बारे में सभी को पता लगे, लेकिन उसके कुछ गिने चुने परिवार के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। दिव्या भारती के पिता, उसके भाई और उसकी बॉडी को एक मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। दिव्या भारती के पिता और उसके भाई का रो रो के बहुत बुरा हाल था और दिव्या के पिता रोते रोते एक बात को बार बार दोहराते हैं कि उन लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया, उन लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। वो इसी तरह चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। लेकिन दिव्या भारती का जो भाई था कुणाल, वो 10 मिनट तक दिव्या भारती के साथ ही था
और उसके आने के बाद अचानक ये घटना घट जाती है। लेकिन इन सब बातों में एक बात और भी अचंभित करने वाली थी। दिव्या भारती की माँ जो थी वो अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी। करीब 3:45 बजे वो हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वो कहती है कि उसको इस बारे में बताया ही नहीं गया कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ इतना बताया गया था कि वो छत से गिर गई है, उसको काफ़ी चोटें आई है, और वो वहाँ पहुँच जाती है हॉस्पिटल में। और जैसे ही उसकी माँ हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसका भाई और उसका पिता दोनों उसकी माँ की तरफ दौड़ लगाते हैं और कहते हैं जाकर जोर से कि जो कुछ हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो दोनों, दिव्या भारती के पिता और भाई, दिव्या भारती की मौत का जिम्मेदार उसकी माँ को ही बता रहे थे। और दिव्या भारती की माँ बिल्कुल शांत रहती है, वो किसी को इस बात पे रिएक्शन नहीं देती है। और इस बात का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि दिव्या का भाई और दिव्या के पिता दिव्या की माँ को ही दिव्या के मौत का जिम्मेदार क्यों मान रहे थे। आखिर ऐसा क्या था कि दिव्या भारती की माँ को उसका मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा था उनके माँ पिता और उसके भाई द्वारा। उसके बाद दिव्या भारती की माँ थोड़ी देर हॉस्पिटल में रुकती है। हॉस्पिटल में थोड़ी देर बिताने के बाद में वो वहाँ से निकल जाती है। अब तक ये खबर दिव्या के पति साजिद नायडर वाले को भी मिल जाती है, और थोड़ी देर में भी साजिद भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। सीधे उस वार्ड में जाते हैं जहां दिव्या का शव रखा गया होता है। जब साजिद दिव्या के बॉडी को देखते हैं तो वो बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, और थोड़ी देर बाद में अचानक वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं उसके शॉक की वजह से इस तरह का हाल हुआ है, और उसको उठाकर आईसीयू में एडमिट कर लिया जाता है दिव्या के पति साजिद नायडावाला को। थोड़ी देर में ही साजिद को होश आ जाता है, लेकिन उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ बदल जाती है, और वो रोकते हैं, चिल्लाते हैं और सभी लोगों पे गुस्सा करने लगते हैं। तो डॉक्टर उनको नींद की कुछ दवाइयाँ दे करके डॉक्टर की देखरेख में उनको सुला दिया जाता है। अब तारीख बदलने लगती है और 6 अप्रैल 1993 में आ जाता है। सुबह का वक्त होता है और धीरे धीरे दिव्या भारती की मौत की खबर बॉलीवुड में इंडस्ट्री में आने लगती है। सबसे पहले प्रहलाद निझाली को मिलती है, उसके बाद गोविंदा को, फिर संजय कपूर को, और काफ़ी उसके दोस्त जो करीबी होते हैं वो आकर के दिव्या भारती की खबर लेते हैं। हॉस्पिटल में आने वाले सबसे पहले ये स्टार थे जो हॉलीवुड की तरफ से दिव्या भारती को देखने आए थे। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ मौजूद लोगों के बयान दर्ज करती है, और बयान दर्ज करने के बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि ऊंचाई से गिरने की वजह से दिव्या के सिर में गहरी चोट आ गई है, और उसी की वजह से ब्लड की मात्रा ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई है, और उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूट चुकी थी। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का शव उसके परिवार वाले को सौंप दिया जाता है। उसके बाद परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार की पूरी रस्म उसके पति साजिद निभाते हैं, और दिव्या इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसके पीछे वो बहुत से सवाल छोड़ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि दिव्या भारती ने ऊपर से कूद कर खुदकुशी की है या उसको साजिश के तहत गिरा दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच करती है, और पुलिस के सामने कई सवाल खुलने लगते हैं। कई तरह की जांचें होती है, कई तरह के सवाल पुलिस के सामने आते हैं, और पुलिस के सामने किस तरह के सवाल खुलते हैं। उसके बाद पुलिस उनके दोस्तों का नेता जो उसकी फैशन डिजाइनर थी और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और उसके पति जो श्याम लुल्ला डॉक्टर थे, उनका बयान लिया, और उन्होंने ये बताया कि वो पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ा था या वो जानबूझ कर वहाँ से कूद गई थी। उसके बाद पुलिस उसकी जो नौकरानी होती है उसका बयान अभी तक नहीं लेती है। ये भी एक अचंभा करने वाली बात थी कि भाई उस नौकरानी जो पूरे दिन उस घर में रहती थी और सब कुछ बातों को जानती थी, उसका बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया। और इस केस में सबसे कमाल की बात ये रही कि जो दिव्या भारती की नौकरानी थी अमृता, उसकी भी 1 महीने के अंदर अंदर ही मृत्यु हो जाती है। कहा तो यह जाता है कि उसकी मौत एक हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। पुलिस इस मामले की 4 साल तक लगातार जांच करती है, और जांच के दौरान 4 साल बाद पुलिस उसकी मौत को एक्सीडेंट मौत डिक्लेयर कर देती है, और किसी भी साजिश का होने से इनकार किया जाता है दिव्या भारती की मौत में। चाहे पुलिस ने दिव्या भारती की मौत को एक एक्सीडेंटल करार दे दिया हो, लेकिन उसके बाद भी अनऑफिशियल तरीके से दिव्या भारती की मौत के बाद उसके कई तरह के सवाल उठते रहे,
और कई तरह की बातें सामने आती रही। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दिव्या भारती जब हैदराबाद गई थी तो वो एक दोस्त की पार्टी में शामिल हुई थी और वहाँ उन्होंने दब के शराब पी और शराब के नशे में ही वो घर वापस आ जाती है और साजिद से उनकी आपस में बहुत भयंकर झगड़ा होता है और साजिद से वो कहती है अगर तुम 10 मिनट में मुझे मेरे पास वापस नहीं आए तो मैं अपने आप को मिटा लूंगी और मुझे नहीं पाओगी। साजिद गुस्से में घर से चला जाता है और वो लौट के नहीं आता, लेकिन दिव्या भारती अपनी कही हुई बात बिल्कुल साबित कर देती है और वो अपनी मौत के गले लगा लेती है, ऐसा कुछ सोर्सों से पता लगता है। दिव्या भारती की एक दोस्त है, वो भी अनऑफिशियल ये दावा करती है कि साजिद और दिव्या भारती की आपस में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और साजिद ही फ़ोन करके उसकी फैशन डिजाइनर और जो डॉक्टर होता है श्याम लुल्ला, उन दोनों को बुलाते हैं। जब तक वो दोनों घर पहुंचते हैं, जब तक उन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है। ये भी एक कारण बताया जाता है दिव्या भारती की मृत्यु का। और इस लड़ाई के दौरान दिव्या भारती का भाई कुणाल भी वहाँ मौजूद था, लेकिन जब लड़ाई बढ़ती है तो जो डॉक्टर होता है श्याम लल्ला, वो साजिद को कहता है कि आप घर से थोड़ी देर बाहर चले जाइए या दूर चले जाइए, जिससे इसका गुस्सा शांत हो जाएगा और हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। और वो बताती है। उसके बाद साजिद वहाँ से चला जाता है और ये तीनों मिलकर के वहाँ शराब पीते हैं और टीवी देखते हैं। इसी दौरान दिव्या भारती खिड़की की तरफ आती है और खिड़की में बैठने का प्रयास करती है और ये खिड़की पे बैठने के प्रयास में वो अपना बैलेंस नहीं बना पाती और वहाँ से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कई अलग अलग तरह के दावे किया गए। एक ये बात भी सामने आई कि दिव्या भारती जहाँ खिड़की पे बैठी थी उस पर एक ऑटो स्टेपर होता था, जिससे किसी के गिरने की कुछ आहट होती थी, वो छतरी सी निकल जाया करती थी जिससे आदमी से गिरने से बचाया जाए, लेकिन वो भी वहाँ से हटा दिया गया था। और एक इस फ्लैट में सभी खिड़कियों पे जालियाँ थी, रेलिंग थी, लेकिन उस खिड़की पे रेलिंग हटा दी गई। उसके बाद एक बात ये भी जांच में सामने आई कि जहाँ दिव्या भारती गिरी थी वहाँ गाड़ियों की पार्किंग होती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी वहाँ पार्क नहीं की गई थी। यह साजिश थी या ये इत्तेफाक था, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। एक दिव्या भारती की माँ पे उसके पिता और उसके भाई ने जोर से चिल्लाए थे अस्पताल में कि ये सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और दिव्या भारती को मारने में तुम्हारी साजिश है। उस बात का भी आज तक खुलासा नहीं हो पाया। और जो उसकी नौकरानी थी उसका बयान भी पुलिस ने नहीं लिया और उसके 1 महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अगर कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, पुलिस उसका बयान क्यों नहीं लेती है, इस बात पे भी आज तक रहस्य बना हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दिव्या भारती की मौत को एक साजिश करार भी देती है और एक हादसा भी बताती है। कुछ लोगों का दावा ये भी है कि इस साजिश में अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला उस टाइम में अंडरवर्ल्ड के काफ़ी लोगों से संपर्क में थे, ऐसा बताते हैं, हम दावा नहीं करते इस चीज़ का। और दिव्या भारती को भी दबाव बनाना उन लोगों ने चालू कर दिया था, लेकिन दिव्या भारती थी जो उन लोगों की बातें को नहीं मानती थी, सीधे मना कर दिया करती थी। इस वजह से भी अंडरवर्ल्ड का भी हाथ इस साजिश में होना बताते हैं। लेकिन आज तक दिव्या भारती की मौत का रहस्य खुल के सामने नहीं आया। आखिर ऐसी क्या वजह रही इसमें दिव्या भारती की मृत्यु हुई या हादसा हुआ, और कई लोग इसको साजिश भी बताते हैं, कई लोग हादसा भी बताते हैं। साजिद नाडियाडवाला का नाम उस टाइम दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ा जाता था कि वो उसकी गैंग का एक सदस्य है। कई बार बाल ठाकरे ने भी इस बात का दावा किया था कि साजिद नाडियाडवाला और एक हॉलीवुड के 2-3 हस्तियां और है जो दाऊद इब्राहिम से मिली हुई है, और गुलशन कुमार की हत्या में इन लोगों के भी हाथ होने का दावा किया गया था उनके द्वारा। लेकिन हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते, ना किसी विवाद को तोल देना चाहते हैं। दिव्या भारती की आखिर के दिनों की ये कुछ कहानियाँ थी, ये कुछ हादसे थे जो उसकी मृत्यु हुई और शराब के नशे में वो उसकी बॉडी में मिला और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई। कुछ लोग कुछ दावा करते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन हम भी सुनी सुनाई कहानी को इस कहानी में बताने का प्रयास करते हैं कि किस किस दावे की पुष्टि की गई, किस किस तरह के दावे किया गया, किस किस तरह से एक उठती हुई अभिनेत्री, एक छोटी उम्र में, कम उम्र में अलग पहचान बनाने वाले अभिनेत्री को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। ये साजिश थी, यह हादसा, इसका फैसला तो भविष्य की गर्त में या भूत की गर्त